Hello and welcome to our channel Knowledge Arc। अपने चैनल पर हम लाए हैं आपके लिए एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को लेंगे जो पहले यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ विद रेफरेंस टू। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का जो जिक्र हो रहा है वो किसके संदर्भ में आजकल किया जा रहा है, किसके रेफरेंस में आजकल डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए क्वेश्चन आया 2017 में, तो जाहिर सी बात है ये जो आपको वर्ड सुने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये 2017 से पहले न्यूज़ में होंगे। अब ये किस चीज़ के लिए न्यूज़ में थे? वो थे डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन कंट्री। अब हम बात कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होता क्या है। देखिए डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट में क्या होता है, कोई भी कंट्री, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत ये डिसाइड कर सकता है, भारत ये डिसाइड करता है कि विदेश से आने वाली जो कंपनियां हैं वो भारत में अपना बिजनेस करें, कुछ चीज़ों को असेंबल करना चाहें तो वो भी करें, लेकिन जो लिमिटेड कुछ स्पेसिफाइड उनको जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के लोकल मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। अब लोकल मार्केट से खरीदने से क्या होगा, जैसे ही कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए लोकल मार्केट में बनेंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो रही है तो उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अगर इंडिया का ही माल इंडिया में कंज्यूम होगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो देश के अंदर जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए डिमांड बढ़ेगी। अगर वो डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो सरकार की उसमें टैक्सेस बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट का इसमें हर तरफ से फ़ायदा होता है। और बेसिकली लेकिन ये हम जैसे हमने ये बात कर रहे हैं, हमने ये लगा दिया नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, इसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। हमने उस पर कोई टैक्स तो नहीं लगाया लेकिन हमने कंडीशन रख दी उसके आगे। और उस टाइम पे किसके बारे में जिक्र हो रहा था, भारत के अंदर सोलर ऊर्जा को बनाने के लिए हमने क्या लाया था, एक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की हमने पॉलिसी रख दी थी। अब ये उस टाइम पे जिक्र में क्यों था कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था उसने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंदर डीसीआर यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को इलीगल करार दे दिया गया था। अब इलीगल करार दे दिया गया था, क्यों दे दिया गया था? देखिए एक तो उन्होंने कहा था कि ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि आपके देश का तो इसमें फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाहर से जो आने वाली कंपनियां उनके साथ फेयर यानी कि बराबरी का बर्ताव नहीं हो रहा है। और डब्ल्यूटीओ भारत के लिए किस चीज़ के लिए खिलाफ है? भारत जो क्या होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बाहर की कंपनी से लड़ने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। अब वो इसलिए प्रोवाइड करता है कि बाहर मान लीजिए कोई चीज़ 7 रुपये में बन रही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना में एक सॉरी एक पेन मान लीजिए एक 7 रुपये का मैन्युफैक्चर होता है और भारत में उस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए 15 रुपये लगते हैं। अब देखिए प्राइस में डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बाहर से आने वाले जो पेन होंगे वो सस्ते होंगे और इंडिया की मार्केट को चाइना पूरी तरह से पेन मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर सकता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं सरकारें, दो काम कर सकती हैं। या तो पहला, वहाँ से आने वाले माल पर टैक्स बढ़ा दे, उसको टैरिफ बैरियर बोलते हैं। दूसरा, इस तरह की कंडीशंस लगा दे कि वो यहाँ पर अपना माल भेज ना पाएँ। तीसरा, अपने यहाँ की कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट दे दें, यानी कि हम मान लीजिए उनको टैक्स में हमने छूट दे दी, तो क्या होगा, उनका जो आउटपुट होगा, उनका नया जो प्रोडक्ट जो बनकर आएगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। देखिए अब हमने बात कर ली डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। देखिए अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स यूपीएससी के क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, लेकिन आपको अगर मान लीजिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए रेलवे का दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, आईबीपीएस दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सॉरी फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं।
डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। 1 जनवरी 1955 में ये बना था और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो है रॉबर्टो एज़वेडो और इसके अभी 164 मेंबर्स हैं। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है इसका ट्रेड को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड को यानी कि व्यापार को बढ़ावा देना और टैरिफ बैरियर को और नॉन टैरिफ बैरियर को हटाना। अब देखिए हमने शब्द का जिक्र किया टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। अब मैं चाहता हूं कि भारत की मार्केट में कोई कंपनी, कोई देश अपने सस्ते प्रोडक्ट को फ्लड ना कर पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ जाए यहाँ पर और भारत की जो मार्केट है उसको समाप्त कर दें। तो उसको रोकने के लिए 2 तरह के बैरियर्स लगाए जाते हैं यूजुअली। पहला टैरिफ बैरियर, मैं उस पर टैक्स इतना लगा दूं कि जो वो भारत में आके चीज़ बिके तो वो महंगी इतनी हो जाए कि भारत के जो प्रोडक्ट हों उससे सस्ते हों और भारत के प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदे जाएं। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। अब मान लीजिए हमें बांग्लादेश के साथ या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि म्यांमार के साथ हम चाहते हैं कि वहाँ से राइस का इंपोर्ट आना बंद हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंडिया यूजुअली ऐसा नहीं करता है लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और यूएस जो है वो यूजुअली इस तरह से करते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि आपके राइस की क्वालिटी या आपके इंडिया के केस में वो कई बार कहते हैं आपके मैंगो की क्वालिटी इतनी ख़राब है। ख़राब कैसे कहते हैं, वो कई बार कहते हैं इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं। तो वो इस तरह की चीज़ है कह करके वो एक तरह की एंट्रीज को रोक देते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अब हम बात कर लेते हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर उनके बारे में। नंबर 1 पे जो कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूटीओ का है वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जो करीब 11.5% जो फंड है वो उसको वो प्रोवाइड करता है। करीब 10% फंड जो है उसको चाइना प्रोवाइड करता है और जर्मनी करीब 7% फंड उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ बना ही क्यों था। डब्ल्यूटीओ जैसे देखिए, जैसे हम सब जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सभी देशों ने जब ये बैठे साथ में तो ये सोचा कि तीसरा विश्व युद्ध होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होते होते एक ऐसे बॉम्ब का प्रयोग किया गया था जो अगली बार अगर इस्तेमाल हुआ तो वो दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो उससे रोकने के लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो अगर कंट्रीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगी, यानी कि ए कंट्री बी कंट्री पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो और बी कंट्री ए कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो वो इस कंडीशन में कभी आपस में लड़ाई करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या गया था, इन दोनों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वर्ल्ड को ट्रेड को बढ़ाया जा सके। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 पड़ोसी हैं, वो आपस में रह रहे हैं और उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, छोटी सी बात होगी आपस में लड़ने लगेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता है ए को बी से बहुत ज़्यादा काम है और बी को ए से बहुत ज़्यादा काम है, तो वो शायद लड़ने से पहले 4 बार सोचेंगे कि मेरा इसको लड़ने से बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ की शुरुआत हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत या फिर कोई भी देश पूरी तरह से अपने देश के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसको मंगाने से रोकना क्यों चाहता है। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया ने अपनी मार्केट को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, बाहर की जितनी भी अच्छी मार्केट होंगी वहाँ के लोग जब अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे, तो इंडिया के अंदर जो एक तो वो प्रोडक्ट वो वहाँ से सस्ता लेकर आएंगे, दूसरा और उनकी क्वालिटी और अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं वो क्रश कर जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। उससे दो चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस नहीं मिलेंगे, लोगों का व्यापार चला जाएगा और इकोनॉमी की जो साइकिल है वो चलनी धीमी हो जाएगी। ठीक है, धीमी होने का मतलब क्या होगा, एक आदमी के पास पैसा कमाया, जब उस आदमी के पास पैसा कमाएगा तो वो खर्च कम करेगा, जब वो दूसरे बिजनेस में खर्च नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर आगे उसके पास पैसा कमाएगा। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी की साइकिल।
एक इसका उदाहरण और ले लेते हैं। 1990s के अंदर एल सेल्वाडोर नाम से एक कंट्री थी जिसने अपने सारे जो क्वांटिटिव बैरियर्स थे अपने इंपोर्ट्स के ऊपर वो सारे हटा दिए, लेकिन उसके बाद भी उस कंट्री ने इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं किया। ग्रो ना करने के पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री धीरे धीरे बाहर से आने वाले कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ख़त्म होती चली गई। तो उस कंट्री का जो ग्रोथ थी वो इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उनको उम्मीद थी। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह की दूसरी कंट्री की, वियतनाम के बारे में। वियतनाम ने कुछ कुछ मॉडल अपनाया चाइना का। चाइना ने शुरुआत में क्या काम किया था, अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया। यानी कि वो थोड़ा बहुत इंपोर्ट तो अलाउ करते थे, लेकिन अपनी कंपनीज को साथ साथ स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे। अपनी कंपनीज को उन्होंने मजबूत करना शुरू किया ताकि वो बाहर के कंपटीशन से लड़ सके। ठीक है, तो वियतनाम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिन्होंने चाइना के मॉडल को फॉलो किया और अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला और अपनी इंडस्ट्री को भी बचा के रखा। अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया फॉरेन ट्रेड के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम। अब देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम होती क्या है। 1 अप्रैल 2004 के बाद जितनी भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी केंद्र के हो सकते हैं, राज्य के हो सकते हैं, उनको जो पेंशन व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबको एक मार्केट लिंक्ड नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा बनाया गया। इसमें क्या होता है, जो ज्वाइन करने वाला एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी से उसके डीए और उसकी बेसिक सैलरी का 10% डिडक्ट किया जाता है, और उतना ही अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करता है, उसका एम्प्लॉयर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डालती हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा जाता है शेयर मार्केट में, और वो उसको कौन मैनेज करता है, उसको फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो वो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, कुछ पैसा शेयर मार्केट में होता है, इक्विटीज़ में होता है, कुछ डिबेंचर्स में होता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। वो बेसिकली आपकी चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट लिंक्ड हो गया। जैसी मार्केट रहेगी वैसा आपको रिटर्न्स आएंगे और उसी के बेसिस पे आपको पेंशन बनेगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले होता था सरकार अपने एम्प्लॉय की आजीवन जिम्मेदारी लेती थी कि आपको कुछ पोर्शन हम आपको देंगे जिससे आप अपनी रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन चला सके। सॉरी। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए करने का बहुत सिंपल मैं तरीका बताऊं आपको। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है वो होता है एलिमिनेटिंग मेथड का। एलिमिनेटिंग मेथड में हम ऑप्शंस को पढ़ते जाते हैं और इनको एलिमिनेट करते जाते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, रेजिडेंट इंडियंस सिटीजन्स ओनली, यानी कि कौन ज्वाइन कर सकता है, रेजिडेंट इंडियंस। अब देखिए 2 तरह के इंडियन हो सकते हैं, वैसे तो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं लेकिन जो मेजर टाइप होती है वो होती है रेजिडेंट इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिसको हम बोलते हैं एनआरआईज। तो पहले ऑप्शन में हमारे को लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली। अगर ये ओनली ना लिखा होता तो ये ऑप्शन ए सही होता, लेकिन ये कह रहा है ओनली। ओनली अगर ये कह रहा है तो सिर्फ क्या भारतीय जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं सिर्फ वही खुलवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन उनके पास नागरिकता बाहर की है, जिनको हम एनआरआई बोलते हैं, वो भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा, पहले ऑप्शन को हम कर देते हैं एलिमिनेट। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है हमारा पर्सन ऑफ एज बिटवीन 21 to 55 ओनली। अब देखिए इसका जो अप्लाई करने की जो एज है वो 18 साल से 60 साल थी पहले, लेकिन 60 के बाद इसको चेंज करके 65 साल कर दिया गया है। यानी कि 18 से लेकर 65 साल का आदमी इसमें एनरोल कर सकता है। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया वो भी गलत हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, बिल्कुल ठीक है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, इंक्लूडिंग दोज और ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। देखिए पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन गड़बड़ हमारे पास कहाँ पर है, इस लाइन में गड़बड़ है यहाँ पर, इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए अभी तक न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, उनको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन दी जा रही है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन की तरफ। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी कि जिस डेट के बाद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, उस डेट के बाद से जो भी एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे उन वो एनपीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप एसएससी के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बैंकर बनना चाहते हैं। तो सभी लोग जो भी ऑलरेडी सर्विसेज में हैं और जो एनपीएस के अंडर आ रहे हैं, वो बहुत पुरजोर तरीके से अपनी डिमांड रखते हैं पुराने पेंशन स्कीम में जाने के लिए, क्योंकि इस स्कीम में अनसर्टेनिटी बहुत है। अनसर्टेनिटी कैसे कि कोई भी जैसे मान लीजिए कोई आदमी रिटायर हो रहा है 2040 के अंदर, अगर मान लीजिए उसकी डेट रिटायरमेंट डेट के पास मार्केट गिरी हो, मार्केट क्रैश कर गई, तो उसकी जो वेल्थ एक्यूमुलेट होगी वो काफ़ी गिर सकती है और उसकी पेंशन पे ड्रास्टिक असर पड़ सकता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कोरोना फेयर की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो थी वो 12,000 से लेकर के 7,500 तक भी पहुंच गई थी, एक बारी 8,000 तक पहुंच गई थी। तो हमने डिक्लाइन देखा करीब 35% का। अगर 35% का डिक्लाइन किसी इंसान के पेंशन पे हो तो उसके लिए अपना जीवन चलाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये सब मैं बातें आपके सिर्फ वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The standard mark of Bureau of Indian Standards is mandatory for automotive tires and tubes। यानी कि BIS का जो मार्क है वो बहुत ज़रूरी है ऑटोमेटिव टायर्स और ट्यूब बनाने, यानी कि टायर ट्यूब बनाने वाली कंपनियों के लिए क्या BIS का मार्क होना ज़रूरी है? ऑप्शन नंबर 1, एगमार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशू बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एगमार्क जो है, एगमार्क किसके दिया जाता है? एगमार्क दिया जाता है हमारा एक भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर दिया जाता है। अभी मुझे इस मिनिस्ट्री का नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन जो 2010 सॉरी 2010 के बाद टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने वालों के लिए BIS का मार्क लेना ज़रूरी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं BIS के बारे में। BIS किसके अंदर बना था? BIS बना है BIS एक्ट 2016 के अंदर, और इसका काम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन देना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, और इसका BIS का जो इसका आदर्श वाक्य है वो है मानक है, पद प्रदर्शक है, ये इसका आइडियल वाक्य है। अब हम इसका एक बार आपको एक रफ डिज़ाइन बना के दे देते हैं इसके लोगों का, ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए, कभी आपके एग्ज़ाम में कभी कुछ आए तो ये इस तरह से कुछ होता है, देखिए, और बीच में एक सर्कल बना होता है। ठीक है, तो इस तरह का एगमार्क का कुछ निशान होता है, वो सॉरी BIS का निशान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब इस आंसर में देखेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको अब हम
रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। अब देखिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, जब ये देखिए क्वेश्चन आया 2017 में, तो उस टाइम पर तो ये काफ़ी नई स्कीम थी लेकिन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम आपने बहुत बार अब तक सुन लिया होगा नाम इसका, इसको बोलते हैं नैम। नैम बेसिकली क्या है, पूरे भारत में जो फार्मर्स हैं अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है उसको लाकर ट्रेड कर सकते हैं। और ये कहाँ ट्रेडिंग होती है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी और ये पूरी पैन इंडिया होती है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फार्म प्रोड्यूस होती है किसी फार्मर की, उसको अच्छे भाव मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड 2, 1 एंड 2, इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, यानी कि पोर्टल है जो पूरे भारत में काम करता है और इस पर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फार्मर एक्सेस टू अ नेशनल वाइड मार्केट, यानी कि किसी फार्मर को अब जो अपना सामान है वो किसी अपने घर के आसपास या किसी अपने ज़िले के आसपास बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका माल ऐसा है जो पूरे भारत में ट्रांसमिट किया जा सकता है, पूरे भारत में भेजा जा सकता है, तो वो उसे पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किसी भी फार्मर को उसके अच्छे प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद द रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। पहले हम शब्द का जिक्र कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। अब देखिए कोई सिंगर है, मान लीजिए उसने बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया, उसने उसको रिकॉर्ड किया, उस पर पैसा खर्च किया और फिर क्या हो, उस सॉन्ग को हर इंसान यूज़ करने लगे। कोई अपने डांस वीडियो में इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने क्लब में उसको चला रहा है ना, और कोई अपनी मूवी में उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो उससे जो सॉन्ग बनाने वाला था उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मान लीजिए एक इंसान ने एक सॉन्ग बनाया और उसका सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, उसको मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो उससे सॉन्ग बनाने वाले का फ़ायदा क्या होगा, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर। तो इस तरह से कोई मेहनत करेगा ही नहीं। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किसी भी इंसान के अगर इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, कोई किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई सॉन्ग लिखा है, किसी ने कोई म्यूज़िक बनाया है, तो हम उसको एक इंटेलेक्चुअल राइट्स दे देते हैं कि ये इसकी सोच की उत्पत्ति है और इसका जो श्रेय है इसका पूरा इसको जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो इसको रॉयल्टी देगा, ठीक है। अब रॉयल्टी से क्या फ़ायदा होगा, इंसान कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हर चीज़ फ्री हो जाए तो कोई भी इंसान कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की कोशिश तो करेगा नहीं, उसे पता है सब चीज़ अवेलेबल है फ्रीली। जब सभी चीज़ फ्रीली अवेलेबल होंगी तो कोई भी इंसान बेटर करने की कोशिश नहीं करेगा। सब सोचेंगे मैं वहाँ से कोई चीज़ ले लूँ, वहाँ से कोई चीज़ ले लूँ और बेटर चीज़ों को इकट्ठा करके एक अपना काम चला लूँ। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यानी कि IPR का चलन शुरू हुआ। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन ए और बी कह क्या रहे हैं। इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट, यानी कि जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी भारत ने बनाई है, वो रीइटरेट करती है, वो दोबारा कंफर्म करती है कि भारत की कमिटमेंट है दोहा डेवलपमेंट में और ट्रिप्स एग्रीमेंट में। अब दोहा एग्रीमेंट हुआ क्या, दोहा एग्रीमेंट 2000 दोहा डेवलपमेंट एजेंडा बेसिकली ये साइन हुआ था 2001 में
ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और क्या करना था इनको, ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने थे। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट किस लिए था? वो था ताकि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट थे उसके लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इसका जिक्र है कि हमें दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करना है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। जी हाँ, भारत में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सारी रेगुलेशन को ओवरसी करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसको अब रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द QCI was set up jointly by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री। ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सॉरी इंडियन इंडस्ट्रीज ने मिलकर के एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत में जो प्रोडक्ट बने उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो और क्वालिटी उनकी मेंटेन रहे। ठीक है, और ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2 भी, कि चेयरमैन जो हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनको चयन कौन करता है? उनका चयन प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। और ये जो है एक जॉइंट वेंचर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी। अब हम एडिशनल कुछ बात कर लेते हैं। 1997 में ये बना। QCI हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आदिल जैनुल भाई जी ये जो हैं इसके अभी चेयरमैन हैं। और इनका काम क्या है QCI का? इनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? यानी कि भारत के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं? देखिए, पहले तो हमने बात कर लेते हैं बैंक्स होते क्या हैं। बैंक्स वो संस्थाएं होती हैं जो उन लोगों से पैसा लेती है जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और उनको अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो उस पैसे को उनसे लेती हैं और ऐसे लोगों को पैसा देती है जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है अभी। तो और जो अब जैसे मान लीजिए मैंने ए पर्सन से 4% पे डिपॉजिट लिया और मैंने 7% में उसको लोन कर दिया, तो जो 3% का मार्जिन होगा उस पर चलने वाला जो होता है वो बैंक होता है। कुछ कंडीशन में 3 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में आधा % हो सकता है। तो इसको बोलते हैं बैंक। अब होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक? वो एंटिटीज होते हैं जिनको पूरे बैंक की तरह काम करने की इजाज़त नहीं होती है। वो बैंक के सिर्फ थोड़े फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट लेते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कौन सी होती है? प्रायोरिटी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हमारे स्मॉल बिजनेसेस हो गए, उनको ये लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस। बिल्कुल सही है, स्मॉल बिजनेस को ये लोन देती हैं। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बिल्कुल सही है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इनका लोन देना काम है। टू इंकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। ये इसका आंसर गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। अब देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जब होते हैं तो वो क्रिएट जब किए जाते हैं तो उनको एक कंडीशन दी जाती है कि पहले जो 3 साल हैं आपके 25% ब्रांचेस ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन एरियाज के अंदर जहां पर पहले से बैंक ना हो। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बैंक 100 ब्रांचेस खोलना चाहता है, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 ब्रांच खोलना चाहता है, तो उसको अपनी 25 ब्रांचेस ऐसे एरिया में खोलने पड़ेगी जहां पर ऑलरेडी कोई बैंक ना हो और वो इलाका ग्रामीण हो।
ऐसा ना हो, देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने का मतलब ही है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, ऐसे लोगों तक पहुंचना है जिन तक अभी बैंक नहीं पहुंचा है। अब हमने लाइसेंस तो मान लीजिए आरबीआई ने एसबीआई को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसी को दे दिया, लेकिन वो जाकर न्यू दिल्ली में ब्रांच खोल ले, वहाँ ब्रांच खोलने का फ़ायदा क्या रहेगा? क्योंकि इनका जो पर्पस था, पर्पस तो ये है कि ये ऐसे एरियाज़ में जाएं जहाँ पर लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, और वो बाहर मार्केट से बहुत औने पौने दामों में, बहुत महंगे दामों में वो लोग लोन लेते हैं और अपने डेट के एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, जहाँ पे डेट प्रिंसिपल से कई बार ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये काम होता है। अब दूसरी चीज़ और भी होती है कि जो 75% जो इनका लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने बताया, फार्मर्स, एग्रीकल्चर्स और स्मॉल बिजनेसेस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई? अब देखिए ये क्वेश्चन 2017 में रिलेवेंट था, आज की डेट में ये बहुत इजी है और आप खुद भी बता सकते हैं कि यूपीआई इंप्लीमेंट करने से बेसिकली क्या होगा। यूपीआई देखिए क्या है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसके अंदर पेमेंट जो थी वो बहुत इजी हो गई। आप सभी ने यूपीआई का इस्तेमाल किया होगा आजकल। तो मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, कि जब एक बार यूपीआई आ जाएगा तो आपको मोबाइल वॉलेट रखने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है, पहले बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक टूल है जिसकी मदद से आरबीआई मार्केट को रेगुलेट करता है, मार्केट को, भारतीय बिजनेसेस को, और मार्केट में कैश कितना फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि वो रेपो रेट डिसाइड कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, इट डिसाइड्स द आरबीआईज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, यानी कि आरबीआई के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को तय करता है, बिल्कुल तय करता है। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एमपीसी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं और 6 में से एक होते हैं आरबीआई गवर्नर, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। कोई भी आरबीआई गवर्नर होगा तो वो एमपीसी का चेयरमैन अपने आप बन जाता है। ठीक है, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 1 और 2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। 10th क्वेश्चन है हमारा, देखिए इकोनॉमी की सीरीज से, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को हेल्थ के बारे में भी कुछ पूछा गया है। बेसिकली ये क्वेश्चन हेल्थ पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? अब ये हमसे पूछता है कि नेशनल जो न्यूट्रिशन मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, कि पहला तो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के बारे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जानकारी दो, और लैक्टेटिंग विमेन को उनके बारे में, मेल न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दो, ताकि उनको पता लगे कि वो अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख पाएँ और बर्थ के बाद बच्चे के न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख पाएँ। अगर वो बच्चे और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो बच्चा स्वस्थ होगा, वो स्वस्थ होंगी और बच्चे की फिर ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। अगर ग्रोथ होगी तो वो अच्छी लाइफ जिएगा, लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, और दूसरा एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एनीमिया के केसेस होते हैं यंग चिल्ड्रन के अंदर, टीनेज गर्ल्स के अंदर और वीमेन के अंदर, उसको रिड्यूस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मेल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। to reduce the incidence of anemia among, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दिया हुआ है कहीं पर, हाँ जी 1 और 2, 3 दिया हुआ है। टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ, नहीं ये मिलेट्स वाला इसमें एग्जाम्पल नहीं है, पोल्ट्री एग्स भी इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ नॉलेज आर्ट पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।